वेलकम टू जहीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जूनियर साइंस टीचर का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, डायनामिक्स। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 और इस पूरी सीरीज का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो कितने हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन है। और ये जो इंट्रोड्यूस है वो करवाए थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, साल इसका डिफरेंट आता है बुक्स में, आप कह सकते हो इन 17th सेंचुरी। किस सेंचुरी में? 17th सेंचुरी में लॉज ऑफ न्यूटन इसने दिए थे। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपली कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट रिमेन्स एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, moving with uniform velocity, it always remain with uniform velocity unless ये तब तक रहेगा an unbalanced force act upon it, an unbalanced force acts upon it। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अ बॉडी इज एट रेस्ट are moving with uniform velocity, are moving with uniform velocity, a body is at rest or moving with uniform velocity, remain in that states unless an unbalanced force act upon it। ये तब तक क्या रहेगी? बॉडी रेस्ट में रहेगी या मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब तक जब तक उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आप सिंपली कह सकते हो इस स्टेटमेंट को, अ बॉडी कांट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, अ बॉडी कांट चेंज पोजीशन स्टेट बाय इटसेल्फ। कभी भी कोई भी बॉडी खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। उसकी पोजीशन चेंज कौन करेगा? उसकी पोजीशन चेंज अनबैलेंस फोर्स करेगा। ठीक है, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब समझते हैं कि इनर्शिया क्या होती है। ठीक है, तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो चाहती है कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, अगर बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहे। तो इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, it is a property of body which try to remain the body in state of rest। अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो इनर्शिया चाहेगी वो क्या रहे? स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूविंग विथ
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर बॉडी क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो क्या करती रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो एक्चुअली द इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, inertia opposes the change of rest or change of state। inertia क्या करती है, किसी भी बॉडी की स्टेट में वो चाहे क्या हो, रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उसकी क्या करती है, अपोजिट करती है। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी क्या करती है, अपोजिट करती है। एंड inertia is a measure of inertia is measure of mass of object, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इनर्शिया क्या होती है, मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना मास ज्यादा उतनी इनर्शिया ज्यादा। एग्जांपल लेते हैं कि एक बस भी हो, ठीक है, और एक हमारे पास सिंपल साइकिल भी हो, तो दोनों में से किसको आप क्या करेंगे, रेस्ट में आना इजी हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर हम साइकिल को, क्योंकि इसकी इनर्शिया क्या है, कम है। ठीक है, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं कि सपोज करें कि अगर बस में आप बैठे हैं, ठीक है, बस में आप बैठे हैं और बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ड्राइवर क्या करता है कि ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। ड्राइवर क्या करता है, सडनली ब्रेक्स अप्लाई करता है। तो ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा तो इसका मतलब है वो फोर्स लगाएगा इन अपर डायरेक्शन, लेकिन हम फील करेंगे जर्क इन सेम डायरेक्शन। आगे की तरफ हम जर्क जो है ना वो फील करेंगे, क्योंकि हमारी इनर्शिया क्या चाहती है कि ये बॉडी आगे मूव करती रहे। ठीक है, या आपके साइड में अगर कोई बैग पड़ा होगा तो वो बैग भी क्या करेगा, आगे मूव करेगा। वो बैग क्या होगा, सीट से आगे गिर जाएगा, लेकिन फोर्स कहाँ लगाए, पीछे लगाए, ब्रेक्स लगी है। ठीक है, यानी फोर्स ड्राइवर क्या चाहता है कि बॉडी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, लेकिन हमारा जो बैग है या हमें जो जर्क फील हो रहा है वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, क्योंकि हमारी इनर्शिया चाहती है कि अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ये क्या करे, मूव करती रहे। ठीक है, तो ये था न्यूटन का पहला लॉ। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल कहता है कि फोर्स causes acceleration in its direction। फोर्स क्या कहता है, फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। यानी अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और दैट एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन, एंड दैट एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास उतनी एक्सीलरेशन क्या होगी, कम होगी। यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना इजी होता है और लार्ज ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसका मास क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स का मास जो होता है वो ज्यादा होता है इस कंपेयर टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर सिंपली लिख लेता हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फोर्स कॉजेस एक्सीलरेशन in its own direction that acceleration is directly proportional to force, that acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass, inversely proportional to mass। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। यानी फोर्स
causes acceleration and that acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass. तो प्रोपोर्शनल की सिंबल को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ होता है कांस्टेंट के, दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी प्रोपोर्शनल को हटा के जो कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर के का वैल्यू कहते हैं 1 कंसीडर. तो यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर मास डिवाइड में है, वहां पर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. तो हमारे पास फोर्स मिल जाएगा. द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये क्या है? ये है न्यूमेरिकल, ये है मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फोर्स. दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. फोर्स क्या होती है? प्रोडक्ट होती है किसकी? मास एंड एक्सेलरेशन की. ठीक है, अब इसका यूनिट निकालते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. क्या होता है यूनिट? न्यूटन होता है. ठीक है, न्यूटन. न्यूटन. अब यहां पर मैं न्यूटन लिख दूं तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो जाएगा न्यूटन इसके बराबर. अब दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप कहेंगे सर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. यूनिट क्या है? न्यूटन है. अगर सेम क्वेश्चन आ जाए कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स की टर्म्स में बताएं, तो अब न्यूटन नहीं बताएंगे, ये बेस यूनिट्स होते हैं. तो आप बताएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. अब यहां पर देखें कि अगर मैं 1 न्यूटन को डिफाइन करूं तो 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम बॉडी हो और वो मूव करे किसके साथ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ. तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन. ठीक है, तो 1 न्यूटन कैसे डिफाइन हो गया? 1 न्यूटन इज अ फोर्स. 1 न्यूटन वो फोर्स होता है दैट काजेस, जो प्रोड्यूस करे, दैट काजेस और दैट प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम. यानी वो फोर्स जो 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, उस फोर्स को हम कह सकते हैं कि क्या है? 1 न्यूटन के बराबर है. ठीक है. दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्सीलरेशन. इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन. सेकंड लॉ को, फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हिच लॉ गिव्स द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स, तो आप कहेंगे सर न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स. ठीक है, यानी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स जो होगा वो न्यूटन का कौन सा लॉ देता है? न्यूटन का सेकंड लॉ देता है. और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ को कहते हैं. व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स? F is equal to ma, means force is the product of mass and acceleration. ठीक है. 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या हो गई कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, देन फोर्स अप्लाइड इज सेड टू बी 1 न्यूटन. ठीक है, ये था न्यूटन सेकंड लॉ. अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है. न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन there is always equal
and opposite reaction. Every reaction there is always equal and opposite reaction. सपोज करें कि अगर आपके पास एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है, बी है, दोनों आपस में फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो जो ए बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई करेगी उतना ही क्या करेगी, बी बॉडी फोर्स ए पे अप्लाई करेगी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम इसको कह सकते हैं एफ ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, यानी फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बी इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन ए इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने यहां पर माइनस साइन लगा दी। मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रोड्यूस एक्शन ए रिएक्शन पेयर। क्या करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। यानी सपोज करें कि अगर आप एक फोर्स को एक्शन कंसीडर करें तो दूसरा फोर्स क्या होगा, रिएक्शन कंसीडर होगा। ठीक है, यानी एक फोर्स अगर एक्शन है तो दूसरा फोर्स क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा। एक्शन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। मिसाइल्स, वर्किंग मिसाइल्स। तो वर्किंग मिसाइल्स में क्या होता है कि जो मिसाइल्स होते हैं उसमें से सबसे पहले जो बर्निंग गैसेस होती हैं मिसाइल के अंदर, जो रिएक्शन होता है वो हाई स्पीड से इस तरफ निकलती हैं, पीछे की तरफ निकलती हैं हाई स्पीड के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्शन। उसी के रिएक्शन में क्या करेगा, मिसाइल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया रिएक्शन। तो मिसाइल जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है किस पे, मिसाइल्स वर्क ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, सेम बात है। तो ये जो पेयर बनेगा फोर्सेस का दोनों का, वो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाएगा। यानी कि एक फोर्स अगर एक्शन होगा तो दूसरा फोर्स क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं उसके बदले में। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पोस्ट को शेयर करें। ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मॉक टेस्ट्स, फॉर एनी काइंड ऑफ पीडीएफ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे किसी भी वक्त इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का रिस्पांस दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।